हेलो फ्रेंड, SMITI जोन में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को विद्युत धारा एवं इसके प्रकार का चर्चा करेंगे। चूँकि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को विद्युत एवं विद्युत के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे। साथ ही साथ हमने परमाणु क्या होता है एवं परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहते हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने देखा। जो भी इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग क्रम से इसको देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। सर्वप्रथम इसको जाने कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर हम कहते किसको हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये आवेश या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर है, या हम कह सकते हैं किसी भी चालक तार से जब इलेक्ट्रॉन या आवेश किसी एक दिशा में बह रहा हो या प्रवाह हो रहा हो तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों या आवेश की प्रवाह की दर है। अगर दर वर्ड अगर लग जाता है किसी भी सेंटेंस में तो उसका अर्थ है उसे समय से है कि इलेक्ट्रॉन जो है या आवेश 1 सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा है या कितना प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम पता ही है आप लोग को, विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, निसूचित करते हैं। और अगर इसकी मात्रक की बात की जाए, इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब रही बात, ये विद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश बटे समय। क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन से है कि आवेश या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर होना चाहिए। तो प्रवाह की दर मतलब, मेरा कहने का मतलब यही है ना कि इलेक्ट्रॉन या प्रवाह की दर, इसी को ना कहेंगे कि सिंस मान लीजिए कि t सेकेंड में समय मेरा है t, यानी t सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, तो q कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है। तो 1 सेकेंड में की बात की जाए तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा q/t। तो ये q/t ही हमारा क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। वही हमने लिखे है कि 1 सेकेंड में कितना प्रवाहित हुआ, q/t। धारा इज इक्वल टू आवेश यानी q/t। क्लियर? अब देखिए, अभी धारा का हमने मात्रक आपको एम्पियर बताया, और भी क्या होगा धारा का मात्रक। आवेश का मात्रक आपको पता है चार्ज होता है। जो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम हो गया, जिससे C से डिनोट करते हैं इसको। और फिर समय का मात्रक सेकेंड हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं। वो भी हमारा क्या होता है, धारा के मात्रक के ही बराबर होता है। इनकेस कभी अगर आपके एग्जाम में एम्पियर के जगह पे अगर कूलम पर सेकेंड दे रहा हो तो आप समझेंगे कि वो धारा का ही मात्रक है। क्लियर? अब चलिए, एक रिलेशन हुआ कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यानी Q मतलब हो गया आवेश, आवेश मेरा बराबर हो गया, आवेश बराबर हो गया धारा गुना समय। आवेश, ये आवेश हमारा बराबर हो जाता है, आवेश बराबर हो गया आपका धारा गुना समय। इसी को मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आवेश बराबर हो गया धारा गुना समय। अब देखिए, एक फार्मूला ये हो गया, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी I मतलब करंट, करंट का मात्रक एम्पियर, T मतलब समय, समय का मात्रक सेकेंड। कोई हम लोग क्या बोल दिए, आवेश। फिर दूसरा फार्मूला Q इज इक्वल टू होता है NE।
मतलब भाई आवेश इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। आपको पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। तो ठीक यहाँ जहाँ n बराबर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या, n मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है और E मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर, इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। अगर उस पर मान लीजिए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, टोटल कितना आवेश होगा, तो 10 गुना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को अगर गुना कर देंगे तो वो भी मेरा आवेश ही निकलता है। जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे तो उस सिचुएशन में भी आपका क्या हुआ, टोटल आवेश आपको निकलेगा। और इसलिए हम एक आवेश का दूसरा फार्मूला हमारा हो गया n इंटू ई। क्लियर, ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। अब चलिए, अब देखिए यहाँ भी Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर मान लीजिए इसको हम 1 मान लें इक्वेशन और इसको हम 2 मान लें इक्वेशन, समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर मान लेते हैं इसको, तो अब यहाँ से देखिए आपको क्या निकल के आता है कि LHS LHS दोनों में बराबर, QQ बराबर है तो RHS RHS क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो एक दूसरा रिलेशन क्या निकल जाएगा, I इंटू टी इज इक्वल टू N इंटू ई। इन केस इस 4 में से कोई 3 चीज़ आपको दिया हुआ रहे, मान लीजिए आपको यहाँ से धारा निकालना है, समय दिया हुआ रहे, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ रहे और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ रहे, तो आप आराम से उससे निकाल सकते हैं। तो ये जो 3 आपके पास फार्मूला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम चलते हैं कि देखिए एक कूलम्ब पे कितना चार्ज होता है, एक कूलम्ब पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा। इस रिलेशन को जानिए कि 1 कूलम्ब में कितना होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। आखिर ये कैसे आया, इसको पहले हम देख लेते हैं। कि सपोज कीजिए आपको पता है कि सिंस कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, तो पहले आप निकाल लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। आप इतना जानते हैं कि इतना कूलम्ब बराबर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है। अब चलते हैं, अब हम निकाल देते हैं 1 कूलम्ब पे, क्योंकि यहाँ पे 1 कूलम्ब पे निकाले हुए हैं। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर दोस्त आप जब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा इतना, यानी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ये हो गया 19, ये इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको भाग देंगे 1.6 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कभी कभी एग्जाम में 1 कूलम्ब इज इक्वल टू ये 6.25 नहीं दे करके लिखा हुआ रहेगा 0.625। देखिए जब ये पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो अब ये 18 के जगह पे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आप एकदम गौर कीजिएगा, जब हम इसको ऐसा नहीं लिख करके 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नहीं लिख करके अगर हम 18 के इस पॉइंट को यहाँ लेते आए तब ये 18 के जगह पे देखिएगा 19 आपको डालना पड़ेगा। क्लियर, फिर यदि अब हम ये पॉइंट भी नहीं रहे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ये कैसे होता है तो आप ये समझ सकते हैं, या हम चलिए बता देते हैं कि 1.6 जब हम इसको ये पॉइंट को इधर लाएंगे तो क्या होगा। जब आप पॉइंट को लाइएगा तो डिवाइड कीजिएगा। जब हम मान लीजिए पॉइंट को इधर लेके आते हैं, देखिए तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 है।
अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम 10 से गुना और भाग कर देते हैं, भाग दे दिए। अब क्या कीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए। आप जब भाग दीजिएगा आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा ये 625 आएगा या नहीं, ये पॉइंट आपका यहाँ चला आएगा। जब ये 10 से भाग देंगे तो पॉइंट आपका इधर आएगा। जब इधर आपका आ जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, फार्मूला लगा दीजिए इस पे। तो ये 10 पे पावर 18 इंटू 10 पे पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर 19, तो ये हो जाएगा आपका 10 पे पावर 19। क्लियर। अब इसी को जब हम पॉइंट को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 625 गुना 10 पे पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, आप ये याद रखेंगे। अब रही बात, आगे हम लोग चलते हैं कि जो भी विद्युत धारा का चाल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो विद्युत धारा का चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो प्रकाश का चाल आपको पता है कि 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, कोई भी चालक तार है, यहाँ पे देखिए हमने ये कॉपर चालक तार दी है, कॉपर कंडक्टर लिए हुए हैं। इस कॉपर कंडक्टर को क्या किए, किसी एक बैटरी से जोड़ दिए हम। बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और ये बैटरी का मेरा क्या है निगेटिव सिरा। कंडक्टर को हम जोड़े हुए हैं। जब आप इस कंडक्टर को किसी सोर्स से नहीं जोड़े हुए हैं, देखिए जब हम कोई भी कंडक्टर को इस सोर्स से नहीं जोड़े हैं, जब नहीं जोड़े हुए हैं तो अभी इसमें जो होता है, कोई भी कण है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और वो क्या है, अभी उसका डायरेक्शन क्या है, जिग जैग है, इधर उधर है। ये कॉपर है ना, अभी ये कॉपर देख रहे हैं, अभी इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, दिशा अभी इसका कोई इंगित नहीं है कि इधर किधर जा रहा है, देख रहे हैं इधर उधर डायरेक्शन में। जैसे ही हम इसको सोर्स से जोड़ देंगे, इसको बैटरी से हम जोड़ दिए, बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, अब इसके डायरेक्शन क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। फिक्स डायरेक्शन करने का मतलब जो अब ये इलेक्ट्रॉन है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखने को मिलेगा आपको, देख रहे हैं। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, जब हम सोर्स से जोड़े नहीं थे तब जो किसी कंडक्टर में जो कण होता है या चालक में जो कोई कण आपको देखने को मिलेगा, उसका गति क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कोई डिफिनिट नहीं होती है। लेकिन जब हम उसको किसी सोर्स से जोड़ देंगे तब उसका एक डायरेक्शन क्या होगा, एक स्पेसिफिक में हो जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कण का दिशा। दूसरी बात रही कि जैसे ही सोर्स से जोड़ेंगे तो करंट का जो है फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। आप ये हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर धारा की बात की जाए कि धारा कैसे किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो धारा के बारे में आप बताइएगा हायर पॉजिटिव वोल्टेज से, मतलब हायर टर्मिनल से। देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, आप इसको याद रखिए, पॉजिटिव से धारा फ्लो होगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। धारा कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। जबकि इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए जस्ट इसका उल्टा, माइनस निगेटिव से, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है। क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रॉन का दिशा बताया जाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, जब उसको सोर्स से जोड़ देंगे तो आप बताएंगे कि वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन का दिशा होगा। जबकि अगर धारा की दिशा की बात की जाए तो धारा की दिशा होगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। क्लियर, इसको याद रखिएगा आप लोग। ये तो क्लियर हो गया आपका विद्युत धारा से संबंधित। अब चलते हैं, ये विद्युत धारा को हम दो भागों में बांटे थे। कौन कौन सा भाग है विद्युत धारा का? एक प्रत्यावर्ती धारा होता है जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा
या उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, या उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AC कहते हैं। फिर चलते हैं, दूसरा जो होता है वो दिष्ट धारा होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में DC डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हम प्रत्यावर्ती धारा के किसको कहेंगे? प्रत्यावर्ती, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट समझते हैं? एक दिन को छोड़ करके एक दिन, नहीं बोलते अल्टरनेट क्लास चलेगा। मतलब आज क्लास चला, या ओड इवन जिसको बोल देते हो, आज चल रहा है तो फिर कल नहीं चलेगा, फिर दूसरे दिन चलेगा, उसके नेक्स्ट डे। ठीक उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ ये होता है कि इसका मान एवं अगर दिशा की बात की जाए कि समय के अंतराल के साथ ही क्या होगा, वो परिवर्तन होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, ये अक्सर आप याद रखेंगे कि प्रत्यावर्ती धाराओं में क्या होता है, उसका परिमाण बोलिए। मान करने का मतलब होता है परिमाण, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। और दिशा की बात की जाए, जिसको कहते हैं डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक समय के साथ उसमें क्या होता है, ये स्पेसिफिक अंतराल के बाद वो बदलता है। क्लियर? याद रखेंगे कि परिमाण एवं दिशा समय के अंतराल के साथ इसमें बदलेगा। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में। और ऐसे धारा का एग्जाम्पल हम देते हैं अल्टरनेटर या AC जनरेटर, उसी को बोला जाता है। फिर इसके अगर फिगर की बात की जाए तो देखिए अल्टरनेटिंग क्या हुआ। अगर हम इसको पॉजिटिव मान लिए तो एक बार ये देखिए धनात्मक की ओर गया, तो दूसरे बार क्या हो रहा है, ये ऋणात्मक की ओर हो रहा है। यानी स्पेसिफिक हम कह सकते हैं एक फिक्स समय अंतराल में। देखिए पाई तक ये रहा पॉजिटिव में, और फिर पाई से 2 पाई तक के बीच देखिए वो निगेटिव में आ गया, बोले ना एक अल्टरनेट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि परिमाण और दिशा समय के साथ बदल रहा है। फिर चलते हैं, इसका ग्राफ आपको पता हो गया कि इस तरह का ग्राफ होगा। कभी कभी ये फिगर भी आपके एग्जाम में दे देगा और पूछता है कि ये किस चीज़ का फिगर है, कौन सा धारा का फिगर है, तो आप बता देंगे। फिर रही बात दिष्ट धारा, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट आखिर कहते हैं किसको है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहने का मतलब इसमें मान एवं दिशा दोनों क्या रहता है, नियत रहता है। मान करने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, मतलब इसके परिमाण से है कि परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलेगा, यानी समय के साथ नियत रहेगा। ठीक है? समय आप कुछ भी बढ़ा लो, कुछ भी ले लो, इंटरवल आप कुछ भी क्यों नहीं रखो, उसका मान एवं दिशा नियत आपको देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल कौन होता है? दिष्ट धारा में एक सेल आता है, बैटरी आता है और जनित्र आता है, जिसको आप जनरेटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा। डीसी कौन उत्पन्न करता है? सेल करता है, बैटरी करता है, जनित्र करता है। अब इसके उपयोग की बात की जाए तो जितना भी आप आर्क वेल्डिंग देखते हैं, वेल्डिंग का दुकान, आर्क टाइप का वेल्डिंग वो DC से ऑपरेट होता है, या बैटरी जो चार्जिंग करते हैं आप मोबाइल वो भी DC है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहने का मतलब कि एक धातु के ऊपर दूसरा धातु का जो लेयर आप चढ़ाते हैं, उसमें भी हम लोग डिस्ट धारा का उपयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल जो उपयोग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ग्राफ आप देखिए, ग्राफ कैसा देख रहे हैं। अगर ये समय अंतराल लिए हुए हैं, समय अंतराल को हम कुछ भी बढ़ा रहे हैं, अभी मान लीजिए 0 है, 0 से हम 1 पे चले गए, 2 पे चले गए, 3 पे चले गए, 4 पे चले गए, समय अंतराल कुछ भी बढ़ा रहे हैं, देखिए तो इसका मान और दिशा नियत है क्या? नहीं, इसका परिमाण और दिशा हमको नियत देखने को मिलता है। क्लियर हो गए? तो इसमें साथ साथ में आप लोग इसको उतारते भी रहिए। चलिए हम लोग विद्युत धारा के प्रभाव को देखते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव, जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको देखते हैं क्रम से। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा के प्रभाव आप हमेशा याद रखिएगा कि चालक में क्या होता है, विद्युत धारा के प्रभाव को ही सिर्फ अनुभव किया जाता है। चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो तो हम उसके सिर्फ प्रभाव को
अनुभव करते हैं, ना कि हम उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसे स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चालक में यदि विद्युत धारा बह रहा है या फ्लो हो रहा है तो हम उसके सिर्फ प्रभाव को ही अनुभव करते हैं, ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो उसी में से यहाँ पे है कि विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव हैं, कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो उनमें से एक आता है उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। चालक में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप उस चालक को देखते होंगे कि गर्म हो जाता है। तो ये विद्युत धारा का प्रभाव का ही कारण है कि जब किसी चालक को विद्युत धारा दिया जाता है तो वो चालक गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब वो अभी ये विद्युत ऊर्जा है तो वो क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, रूपांतरण हो रहा है, गर्म हो गया। तो उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। सपोज कीजिए यहाँ पे हम देखिए एक ऊष्मीय प्रभाव का लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा। इस चालक को हमने क्या कर दिया है, विद्युत धारा दे रहे हैं। तब विद्युत धारा जब इसमें इस चालक में प्रवाहित कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद ये क्या हो गया, ये जो मेरा कॉपर कंडक्टर है ये गर्म हो जा रहा है। तो किसके प्रभाव के कारण गर्म हुआ, तो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण। तो हमने क्या किया, उसको गर्मपन का अनुभव किया। ठीक है, इसके प्रभाव को ही हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, अनुभव किया जाता है। आगे जैसे आप इलेक्ट्रिक प्रेस देखते हैं, आप उसमें क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं। कुछ समय के बाद उसके प्रभाव आपको देखने को मिलता है कि वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है जिसके वजह से आप क्या करते हैं, कोई भी शर्ट हो, किसी प्रकार का भी कपड़े को आयरन करना हो तो आप आयरन कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है। फिर हीटर हो गया और बल्ब हो गया, ये सब भी देखते होंगे हीट करता है। आगे चलते हैं हम लोग चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव को देखिए। चुंबकीय प्रभाव जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह हो रहा हो, जब ये देखिए ये धारावाही चालक तार है, जब ये स्विच को हम ऑन कर दें तो इसमें क्या होगा, चालक तार में करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या हम इसको क्या करेंगे, ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो जब हम इसके पास कंपास नीडल लेके जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ये जो देख रहे हैं वृत्ताकार आकृति, ये चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण ही इस चालक में क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिला, है ना। तो वो उसका क्या हो गया, प्रभाव हो गया कि जब धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ, चालक के चारों तरफ एक चुंबक का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। जैसे आप विद्युत घंटी हो गया, विद्युत घंटी बनाते होंगे, विद्युत चुंबक बनाते होंगे, पंखा देखेंगे, मोटर हो गया, जनरेटर, ये सब चुंबकीय प्रभाव का ही अथी है, एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं रासायनिक प्रभाव। ये जितना भी एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ देगा इलेक्ट्रिक प्रेस किस इफेक्ट, विद्युत धारा का किस इफेक्ट के कारण होता है, तो आपको आप लिखिएगा उसमें प्रभाव के कारण। हीटर आपको दे देगा, बल्ब दे देगा, तो ये सब आप उसमें प्रभाव में डालेंगे। फिर मान लीजिए विद्युत चुंबक किस प्रभाव के अंतर्गत आता है, चुंबक प्रभाव के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलते हैं रासायनिक प्रभाव पे, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट कहने का मतलब
कोई भी विलयन है, ठीक है, यदि हम उसमें क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, देखिए उसके कारण हो रहा है तो हम उसको डालना ही पड़ेगा, जिसके कारण प्रभाव डाला जा रहा है, विद्युत धारा के कारण उसमें प्रभाव डाला गया, तो विलयन क्या हुआ, अपने अवयवी आयनों में टूट गया। मेरा कहने का मतलब, ये मान लीजिए इसमें सॉल्यूशन है H2SO4, इसमें कोई रॉड है, ठीक है, इसको क्या पॉजिटिव और निगेटिव, जब इसको हमने क्या कर दिया, किसी सोर्स से जोड़ दिए, तो आप क्या देखेंगे, ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये विलयन अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो आयनों में विभक्त होना ही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक प्रभाव हो गया। तो जैसे आप सेल हो गया, बैटरी में देखे होंगे, विद्युत लेपन हो गया और विद्युत निष्कर्षण, सेल रासायनिक प्रभाव देखने को मिलते हैं, देखने को मिलता है कि नहीं। तो उसके विलयन क्या होता है, आपस में टूट जाता है, विलयन के आयन आपस में टूट गया, विघटित हो गया, विखंडित हो गया। तो ये किसके कारण हुआ, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के। विद्युत धारा उसमें क्या क्या रासायनिक प्रभाव डाला। अब चलते हैं प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय प्रभाव कहने का मतलब मेरा क्या है, लाइटनिंग इफेक्ट। ये लाइटिंग इफेक्ट क्या होता है, आप किसी भी चालक में से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ही आप देखे होंगे कि कोई भी बल्ब ग्लो होने लगता है। ग्लो मतलब वो लाइट होने लगा। तो किसके प्रभाव के कारण आपका बल्ब लाइट हुआ, तो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण। जब विद्युत धारा प्रभाव के कारण कोई भी बल्ब प्रकाशित हो रहा हो तो हम इसी को कहेंगे लाइटिंग इफेक्ट। जैसे हो गया CFL आपका जला, नियोन लैंप जल गया, कार्बन लैंप जला, अगर ये लाइट दे रहा है तो वो हमारा क्या विद्युत धारा के प्रभाव के कारण हो रहा है। फिर किरण इफेक्ट में रे इफेक्ट में क्या देखते हैं, जब अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी वाला, जब अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी वाले को हम क्या करते हैं, कोई भी वैक्यूम ट्यूब से गुजारते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है, किरण प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे एक्सरे आप देखे होंगे, नाम सुनेंगे एक्सरे कराने जाते हैं ना, तो वही एक्सरे। तो वहाँ पे हम अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब से गुजारते हैं, जिसके कारण हमको एक प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर। तो और भी बहुत सारे प्रभाव है। यहाँ में नहीं कि उसका रूपांतरण हो रहा है, आप देखते हैं ना कि विद्युत ऊर्जा रूपांतरित हो रहा है, उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो गया, ये चुंबकीय ऊर्जा में हो गया, एक प्रकार ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में हो गया, फिर प्रकाशीय ऊर्जा में, किरण प्रभाव में हो गया, यानी उसका रूपांतरण हो रहा है। क्लियर है। यानी उसके कारण विद्युत धारा को अगर कभी भी कोई पूछे तो विद्युत धारा के प्रभाव को ही सिर्फ हम लोग अनुभव करते हैं, ना कि हम उसको छू सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं। क्लियर। प्रभाव को ही हम अनुभव करते हैं, ये आप याद रखिएगा। हम विद्युत धारा दिए चालक में, अब चालक गर्म हो गया तो हम कैसा प्रभाव उसका अनुभव किए, गर्मपन का महसूस हुआ उसके कारण। फिर मान लीजिए हम कोई भी चालक में विद्युत धारा प्रभावित किए, अब देख रहे हैं कि उस चालक के चारों तरफ क्या हुआ, कंपास नीडल लेके जा रहे हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र बना, तो उसका एक चुंबकीय प्रभाव देखने को मिला। अब विद्युत धारा के कारण आप देख रहे हैं कि क्या, विद्युत धारा दिए बल्ब जलने लगा तो आपको लाइट देने लगा। आप देखें उसके लाइट के प्रभाव को देखें, उसके कारण हमको प्रकाश मिला। अब आप क्या करें, अधिक फ्रीक्वेंसी तथा अधिक वोल्टेज वाले को जब कोई वैक्यूम ट्यूब से गुजारते तो आपको वहाँ देखते हैं कि एक रे प्रभाव देखने को मिलता है, ये रे निकल रहा हो, जो आप एक्स रे कहते हैं। इस तरह विद्युत धारा के ये सब प्रभाव हो गए। अब इस प्रभाव को आप जो है ना, इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। और उसमें कौन कौन से प्रभाव में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है। इलेक्ट्रिक आयरन किस प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा, जनरेटर या मोटर किसके अंतर्गत आएगा, कौन सा प्रभाव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर विद्युत घंटी हो गया, ये सब भी किसके अंतर्गत आया। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दिल से दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ अगर कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों तो उन्हें भी यदि अच्छा लगा हो तो वह भी लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू क्लास।